हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। व्हेन वी टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी 2022, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 28th ऑफ मे, राइट। सो हमारे पास फेज़ 1 का समय है 28th ऑफ मे तक का। नाउ द पॉइंट इज कि इफ़ यू हैव स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर बेसिकली वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स आर आस्किंग, जो उनकी बेसिक क्वेरीज हैं, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो स्पेशली दोज हु आर गिविंग इट फॉर द सेकेंड टाइम और दे हैव नोन अबाउट द सिलेबस, दे हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स या फिर अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन पहले की हुई है, तो काफ़ी हद तक आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होगा। बट देर आर सर्टन थिंग्स जिनका अगर आप ध्यान रखकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपको इस एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक होता है कि जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं कुछ चीज़ों का हमें खुद ध्यान रखना होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इफ़ आई एम समवन हु स्टडिंग एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट और आई एम हैविंग अ लिटिल ट्रबल, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान देना है। 5 important tips when you're preparing for RBI Grade B 2022. That's the topic for the day. चलिए एक बार उसे समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ आज। ओके, नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। आज मैं आप डिस्कस करने वाली हूँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, और ये बेस्ड होगा बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2। वैसे ओरिएंटेड ये ज़्यादा फेज़ 1 है, बट बाय द एंड आई विल ऐड अनदर पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसे भी मिस आउट कर रहे हैं। सो वॉच टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज इट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल मिसिंग आउट देयर, राइट। चलिए लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहली चीज़ होती है जिससे हमारी पेपर की प्रिपरेशन शुरू होती है, दैट इज़ सिलेबस। सिलेबस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ना दे रिलाई ऑन द वेरियस वेबसाइट्स। वो कहते हैं कि इस वेबसाइट पे भी हमें दिख रहा है सिलेबस, उस जगह पर भी दिख रहा है, उस जगह पर भी दिख रहा है। व्हेन एवर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द सिलेबस, बहुत से स्टूडेंट्स सिलेबस को लेकर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर मिस्टेक जो आप लोग कहीं ना कहीं करते आए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो सिलेबस होता है दे रिव्यू द सिलेबस फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स। डू यू नो डिफरेंट वेबसाइट्स बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन प्लस उनके अकॉर्डिंग और कौन सी लगती है कि एडिशनल चीज़ें उसमें ऐड करने वाली हैं, वो उसको फॉलो कर लेते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मतलब आप कहीं पर भी ऑनलाइन देखोगे, कोई ऑनलाइन आप कोरा पे देखते हो या किसी और का देखते हो, तो क्या होता है कि कई बार पता नहीं होता कि जो आपको उसमें सिलेबस दिया हुआ है क्या वो एग्जैक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला है या जो उनकी एक्सपर्ट फैकल्टी है उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर कुछ और उसमें डाला है, right? If you are preparing for the first time, then you should always go for the official notification first. You should not look forward to anything else, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा वहीं से करनी चाहिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कोई स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। बहुत से आपको जो बुक्स हैं रेफरेंस के लिए ना उसमें मिलेंगी, उनकी रेफरेंस आपको कितना सही लगेगा कितना नहीं लगेगा उसके लिए तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड कि किसी और ने उसको लेकर क्या रिव्यू डाले हुए, उन बुक्स को लेकर क्या कहा जा रहा है, बिकॉज वो रिक्वायर्ड है। लेकिन सिलेबस के लिए आपको हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉलो करनी चाहिए रादर देन एनी अदर पोर्टल और एनी अदर यू कैन से किसी भी तरह के आप जो भी सोशल वेबसाइट्स पे या फिर हम कोरा की तरफ देख लें, किसी भी और जगह पर अगर हम देखते हैं, कभी भी जो सिलेबस है वो आपको दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू नहीं देखना चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि आपको पहले मालूम चलता है कि आरबीआई का अगर मैं पेपर प्रिपेयर करूँ तो आरबीआई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्या कहती है कि सिलेबस क्या क्या है। एक बार आपने ऑफिशियल सिलेबस देख लिया, पहले उसके ऊपर फोकस करो, फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कहीं आपने कहीं दिखता है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कराया हुआ है, फिर उसके पीछे की रीजनिंग समझ में आती है कि अच्छा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन थी, इनके अकॉर्डिंग शायद ये टॉपिक्स पहले पेपर में आ रखे हैं तभी उन्होंने एडिशनल ऐड किया है, या कोई और रीजन है उसके पीछे, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एक्चुअल ऑफिशियल सिलेबस देखा होगा। So rule number 1 that should be followed while looking forward to RBI Grade B examination is never to look at other areas. Just look on the RBI Grade B, the official notification. That official notification will give you the entire information. What is the exact syllabus? अब question number 2. अब बात आ जाती है इस पेपर की फेज़ 1 की। फेज़ 1 के सिलेबस में क्या है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। नॉर्मली क्या है कि जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 का पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसमें उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, दैट इज़ देयर। उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एंड में जाओगे ना, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढूंढिए, उसमें ना सिलेबस फॉर फेज़ 2 क्लियरली डिफाइंड है।
फेज 1 का सिलेबस कैसे देखना है मैम, क्योंकि आपने तो बोला कि ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जाए, ऑफिशियल वेबसाइट पर फेज 1 की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या करें? देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिफरेंट जगह से एनालिसिस देखिए, या अपने लेवल पर अगर आप पहले भी IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. Once the official notification does not contain this information, then the next point that would come is the previous year papers. ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है. सो एक्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो अब इनके वो हो रहे हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ पेपर्स क्या है कि अब ऑनलाइन हो चुके हैं, जो ऑनलाइन है वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो दूसरे पेपर्स है वो अवेलेबल है. तो आपको जो जो पेपर्स मिल सकते हैं आप उनके पेज पर भी चेक कर सकते हो. देन कम्स द ऑनलाइन पोर्टल्स एंड ऑल द गूगल थिंग्स जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि चलो देखो अब, क्योंकि इसकी पिछले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस तो गिवन है नहीं, अब कहाँ से ढूंढूं मैं, तो अब दूसरी जगह जो मेरे को ढूंढनी है, अब मैं उसके ऊपर वर्क करूंगी. ये बहुत छोटी सी बात है, बट इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में सिलेबस को गिवन है तो सबसे पहले उसको फॉलो करना चाहिए, उसके बाद किसी और जगह को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज सबसे पहली चीज ऑफिशियल वेबसाइट है. चलो, अब now I've talked about the importance of the official notification. Now let's move forward to another question जो मुझे बहुत बार स्टूडेंट से जो एक डाउट कॉन्स्टेंट देखने को मिला है, दैट इज मैम जनरल अवेयरनेस का क्या करना है. जनरल अवेयरनेस पढ़नी तो है, क्यों पढ़नी है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि 80 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हाथ में. मतलब ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमारा क्लियर करवाएगा कि 60, हाँ इसका 80 है और इसके बाद रीजनिंग आएगा जो 60 मार्क्स का है, तो मतलब 80 नंबर इस पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब जनरल अवेयरनेस में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, ठीक है मैम हमने देख ली नोटिफिकेशन, उसमें पता चल गया कि 80 मार्क्स का अपना जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद क्या. जनरल अवेयरनेस के अंदर ये मालूम चला कि 80 मार्क्स का हमारा जनरल अवेयरनेस है. नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, कितने समय का पढ़ना है, कभी ये सोचा है. बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक दूसरे को कि क्या दिक्कत है इसमें, 6 मंथ्स तक चलते हैं ना. आइडली जब आप बात करते हो मिनिमम RBI के लिए 6 मंथ्स होना चाहिए, बट अप टू 8 मंथ्स तक की आपकी ना प्रेपरेशन रहनी चाहिए, ठीक है. जब आप बात करते हो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स की, अप टू 8 मंथ्स, 6 to 8 मंथ्स का प्रिपरेशन आपकी रहनी चाहिए. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस यू शुड नॉट कीप इट एटलीस्ट, मिनिमम तो 6 है ही है, 6 से कम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस समय आपका एग्जामिनेशन है उससे पीछे, यानी आपको अप्रैल का भी टैप रखना है, आपको मई का भी टैप रखना है, और इससे पिछले आप चल जाइए 8 महीने के आसपास, जो आपको कवर करने ही चाहिए. 6 to 8 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में आता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, राइट. सो ये नहीं पता होता कि कितना हमको पढ़ के चलना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन. अगर हम इसके बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, अगेन जनरल अवेयरनेस 80 मार्क का है, इतना मेजर इसकी वेटेज है, अब आगे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हमें मिस आउट ही नहीं करनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के बारे में, कभी इस बारे में सोचा है. जनरल अवेयरनेस के लिए मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, बिकॉज पिछले पेपर में भी इनकी जो वेटेज थी वो अच्छी खासी रही है. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है वो, राइट. चलिए, सबसे पहला होता है स्कीम्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का एक मेजर पोर्शन है, ना कि सिर्फ वो आपको फेज़ 1 में काम आएंगी, ये फेज़ 2 के अंदर भी आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के अंदर इसका काफ़ी हेल्प होगा. यानी सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको स्कीम्स कवर करनी है, 10 से 15 मार्क्स के आसपास आपका हो सकता है स्कीम्स के अंदर. फिर जो ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं किसी भी चीज़ के, इनोवेटिव हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, दिन बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, पॉवर्टी का, बहुत सारे आपको इंडेक्सेस मिलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, जो 2022 में रिसेंटली आई होगी या पिछले साल, पिछले 8 महीने में कहीं ना कहीं कोई इंडेक्सेस के बारे में आया होगा, उसको यू शुड गो थ्रू इट, ठीक है. उसी के साथ में जो वेरियस रिपोर्ट्स पिछले समय में आई हैं उसको ज़रूर देखना है. बजट के ऊपर और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर पिछली बार भी पेपर में क्वेश्चंस थे, इस बार भी आप उम्मीद लगा के चले कि बजट और सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है, इसके ऊपर 3 से 5 क्वेश्चन दोनों का कहीं ना कहीं पिछली बार को पेपर में देखा है, जिसने उसको देखा होगा कि बजट में से भी पेपर आया था, सर्वे में से भी था. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कवर करके चलना है. एक जो हैबिट डाल लेनी चाहिए दैट इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग, नॉट बिकॉज कि अच्छा हमें कहीं पे पढ़ने में दिक्कत आएगी या वैसा कुछ, बट हाँ कि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक, बैंकिंग, स्टैटिक और मिसलेनियस, पता नहीं बहुत सी तरह की चीज़ें हैं दैट यू कैन लर्न.
राइट. सो न्यूज़पेपर रीडिंग की एक रेगुलर हैबिट ज़रूर डालें. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पोर्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस, एक पर्टिकुलर एरिया जो स्टूडेंट्स कहीं ना देखते नहीं हैं या उनको आइडिया नहीं होता, दैट इज़ आरबीआई की जो वेबसाइट है उसको प्रॉपरली विजिट करना. उसके ऊपर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाली होती है. लोगों को मतलब स्टूडेंट्स उसको उतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, वाइल यू शुड डेफिनेटली कीप ऑन लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द आरबीआई वेबसाइट टू, बिकॉज उसकी जो पब्लिकेशंस में आता रहता है उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है. रैदर आपके पेपर के लिए उतना ही आरबीआई को समझना इंपॉर्टेंट है, राइट. सो दैट्स वाई यू शुड लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज थिंग्स जब आप जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर कर रहे हैं. सो आई हैव गिवन यू 3 टिप्स टिल नाउ. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द 4th टिप. Then that is समय, टाइम. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज कि पेपर के अंदर आपको सेक्शन बेस्ड टाइमिंग का भी दिक्कत आ सकता है. तो अब हर सेक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? हम पूरा पेपर एक बारी में दे के देखते हैं. ये वन ऑफ द बेसिक मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पेपर में भी अफेक्ट करते हैं. कभी भी सीधा कंप्लीट पेपर्स की तरफ मूव नहीं करना चाहिए. सेक्शनल पेपर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसके बिना आप आगे नहीं कर पाओगे. इसीलिए क्या करना होता है, पहले छोटी छोटी चीज़ें अचीव करो. जब वो छोटी छोटी चीज़ें अचीव होने लगती है ना, तो अपने आप स्टूडेंट को लगता है नहीं जितना मैंने किया मेरे को आ गया ना, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स. यानी जो आपकी सेक्शन वाइज प्रिपरेशन है वो पहले होनी चाहिए. ये अल्टीमेट क्लैरिटी लेके आती है, क्योंकि मुझे मेरी वीकनेस तभी तो समझ में आएगी जब मैंने सिर्फ जीए का वो 80 क्वेश्चंस का करके देखा, फिर सिर्फ रीजनिंग का 60 मार्क्स का करके देखा, फिर बाद में जो बचा कुछ आया है वो इंग्लिश के लिए और हमारे क्वांट के लिए, इन सब के लिए मैं तभी रख पाऊंगी ना. ठीक है. सो हमें पेपर के लिए सोच के चलना है कि हम लोग किस चीज़ को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. लेकिन जब तक आप सेक्शनल टेस्ट के ऊपर अपना फोकस नहीं करते हो तब तक आप पूरे पेपर को नहीं देखो तो बेहतर होता है. बिकॉज स्टूडेंट्स को होता है कि चलो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले देख लेंगे या ये देख लेंगे. आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन कितना स्ट्रांग है. और जब तक अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस नहीं पता चलेगी ना, पेपर में जाकर पता चली तो क्या फ़ायदा. पेपर से पहले ही पता हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसको और ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, और ये वीकनेस है, काश इसको पेपर तक और ज़्यादा कवर अप कर सकूँ. एम्पल ऑफ टाइम अवेलेबल है तो उसको क्यों ना अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये अपने ऊपर ही होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता. तो वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब चीज़ें अगर आपको स्टडी करनी है तो इंडिविजुअली हर एक सेक्शन पर फोकस करना चाहिए. इसीलिए सेक्शन वाइज अपनी प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए, नॉट ओनली फॉर द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. क्योंकि आपको हर चीज़ के अंदर एक टाइम, लिमिटेड टाइम मिलता है, तो आप पूरा पेपर थोड़ी देख रहे हो. आपको टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको वो पेपर करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करनी ही पड़ेगी हर पेपर के लिए, मतलब हर सेक्शन के लिए अलग अलग. तो वैसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए. Section wise preparation is ultimately inescapable. It is one of the basic things which you should do when you're preparing for the examination, right? अच्छा चलो, ये तो हो गया आपका number 4. Now let's move forward to the number 5. अब बिना टेस्ट सीरीज किए यानी मॉक टेस्ट दिए यू शुड नॉट रियली गो फॉरवर्ड. प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर तो लिए, मैंने प्रैक्टिस करी है, ये चीज़ें हम खुद को कहते ज़रूर हैं, बट द पॉइंट इज़ पेपर में अगर आप बिना कोई प्रॉपर टेस्टिंग के जाते हो ना, तो आपको नहीं मालूम कि आप स्ट्रेस में कैसे करोगे, क्या यू विल फॉल आउट, या फिर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कितनी आ रही है, कैसे उसको कवर अप करना है. कितने सारे क्वेश्चंस हैं. इवन दो आई विल आस्क माई सेल्फ कि क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना किया कितना नहीं किया, फिर भी वहाँ पर प्रॉब्लम आती है. सो आपको वो रियल टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर वो जो पेपर है उस पेपर का ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए. उसी से आपको पता चलता है कि उस सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है, खुद को कैसे मैनेज करना है, मैं कितने समय में इस पेपर को कर पाऊंगा. बिकॉज अल्टीमेटली मेरे से कितना पेपर होगा वो मुझे तभी मालूम होगा ना अगर मैंने पहले उसको एक पेपर की प्रैक्टिस करके देखा हुआ है खुद को, कि मेरे को पता है कि इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना मेरा सही हो जाता है. एक डीप एनालिसिस ऑफ माई ओन सेल्फ, कंप्लीट वाली, ये नहीं अब सेक्शनल नहीं, सेक्शनल पे तो देख लिया, पहले सेक्शनल देखते हैं उसी के बाद इसको देखते हैं. तो आपको सेक्शन वाइज और कंप्लीट मॉक्स को ज़रूर देखना है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट पीपल शुड डेफिनेटली गो हेड. और अगर कोई नहीं कर रहा है या उसको लग रहा है कि अभी मैं पहले दूसरी चीज़ों पर फोकस करूँ, नहीं, जैसे जैसे पेपर पास आता जाएगा इनको करना सबसे ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, सिलेबस पर अभी फोकस रखिए और जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा आपको इन चीज़ों को डेफिनेटली फोकस करना है.
Now I'm done with all the 5 tips. What is that 6th tip which I have not considered in this particular area? वो टिप कह लीजिए या एक इंसाइट कह लीजिए इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ना इस समय क्या कहते हैं, मैम आई थिंक आई विल प्रिपेयर ओनली फॉर फेज़ 1. नाउ द पॉइंट इज कि वाई फॉर ओनली फेज़ 1? मैम पहले फेज़ 1 निकलेगा तभी आई कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर द फेज़ 2. बहुत जस्टिफाइड सा पॉइंट होता है कि मैम पहले ही हम लोग फेज़ 2 के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, फेज़ 1 हुआ नहीं है, तो मेरे को लगता है कि पहले मेरे को फेज़ 1 पर ही कंप्लीट फोकस रखना चाहिए. करेक्ट. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि नहीं मैम फेज़ 1 पहले करना चाहिए. उनके लिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है. अगर आपका फेज़ 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको और स्ट्रेंथन अप कर रहे हो. आप जब तक उसके बैंकिंग के हिसाब से पेपर्स दे रहे थे तो आपको फेज़ 1 के हिसाब से क्या करना है कि आपको और खुद को स्ट्रेंथन अप करना है. नाउ आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Can you complete all the descriptive areas, ESI यानी economic and social issues, finance and management, both from the area of objective as well as descriptive? दोनों चीज़ें आ गई. डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसके अंदर फेज़ 2 के अंदर, एक कंप्लीट डिफरेंट सिलेबस रिक्वायरिंग कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस सेट्स. यानी आपका प्रैक्टिस भी अलग हो जाएगा, स्ट्रैटेजी भी अलग हो जाएगी, सिलेबस भी बिल्कुल अलग हो जाएगा फेज़ 1 से. आपने फेज़ 1 पर पूरा फोकस दे दिया, ये तो आप निकाल जाओगे. ठीक है. अगर आपका पूरी प्रिपरेशन आपको लगता है कि मेरी हो गई है, आई नो माई सेल्फ, आई कैन डू इट, उसके बाद आपने चाहे एंड तक अपने इसी पर ही वर्क करते रहे. अगले 2 महीने आपने बहुत ज़्यादा टाइम देकर इसके ऊपर वर्क कर लिया, क्या 1 महीने में इस पेपर को क्लियर कर पाओगे? Will you be able to justify yourself in phase 2 with less than a month with both essay writing as well as the objective plus English descriptive भी आएगा. मतलब बिल्कुल ही अलग ऑनलाइन फेज के अंदर आपको आंसर टाइप करने हैं. कितनी चीज़ें हो जाएंगी फेज़ 2 के अंदर. उस समय नया सिलेबस, नई वर्किंग, नया सब कुछ दिक्कत करेगा. So that means if you are really preparing for RBI grade B, it's not only about phase 1. You'll have to consider phase 2 as well. जितना मर्जी सोच लो, अगर आप RBI grade B क्लियर करने का सोच रहे हो, आप सिर्फ phase 1 पर फोकस करके नहीं चल सकते हो. आपको phase 2 को भी अभी कंसिडर करना होगा. इसको भी साथ साथ में उतना ज़रूर पढ़ना होगा. अभी ये नहीं कि पूरा सिलेबस हम खत्म करके छोड़ेंगे अगर बाद में नहीं हो पाएगा तो. नहीं, ऐसा नहीं होता. इसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी होगी ताकि आप जब तक फेज़ 2 में पहुंचो तब तक आपने उतना ज़रूर पढ़ाओ कि आपको वो 1 महीने से कम का समय, बिकॉज आपका 28th को ये हुआ, 25th को फेज़ 2 हुआ, तो जब तक फेज़ 2 आएगा ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक और बिल्कुल नए तरीके से आप चल रहे हो. ठीक है. सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी, डू नॉट कीप योर आईज शट टूवर्ड्स फेज़ 2 कि नहीं मैंने तो देखना ही नहीं है, मैंने सिर्फ फेज़ 1 करना है. ये वाला जो एटीट्यूड होगा ये बाद में आपको दिक्कत कर सकता है. यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. यू डोंट हैव टू गिव 100% टू फेज़ 2, बट यू कैन गिव 50%, 40% टू फेज़ 2. कुछ तो किया हो, एटलीस्ट आपने बिगिन किया हो उसको, ताकि जब आप पेपर तक पहुंचो, फेज़ 2 तक पहुंचो, यू कैन कीप अप विद द पेस एंड लुक फॉरवर्ड टू द फेज़ 2 इन अ क्लियरर मैनर. और ये बोल सको हाँ इतना तो मैंने पढ़ लिया, तब तो रिविजन ही करना है. So this is one of the most important tips that anybody who's focusing on phase 1 should also consider for phase 2. ठीक है. सो बस यहाँ पर मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ. इफ़ इन केस आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है रिगार्डिंग RBI ग्रेड बी, सो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा देती हूँ ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है सो आप उसको रिव्यू कर सको. ठीक है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई कोर्स बाय करना है या आपको कोई क्लासेस रिव्यू करनी है या आपको हमारे पोर्टल पर जाकर 7-day ट्रायल को रिव्यू करना है, हम लोगों ने आपके लिए एक स्पेसिफिक ट्रायल शुरू की है. इस ट्रायल के अंडर आपके पास क्या होगा, यू विल बी गेटिंग 7 days टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी. आप हमारे 7 days का ट्रायल ले सकते हो. 7 दिन हमारे पोर्टल पर जाकर जो लाइव क्लास चल रही है, जो आपको कुछ एक स्पेसिफिक आपके लिए खुली हुई क्लासेस है, आप उनको रिव्यू कीजिए, देखिए, समझिए कि आपको हमारे पोर्टल पर समझ में आ रहा है. उसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी तो मिल रही है कि RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ें जिनका ध्यान रखना है. उसमें आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, माइक्रो टेस्टिंग मिल जाएगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे और अल्टीमेटली आपके पास MCQ टेस्टिंग भी हो जाएगी आपकी. तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है. प्लस ये लाइव क्लासेस भी अभी चल रही हैं. तो यानी आपके पास टीचर के साथ इंटरैक्ट करके चीज़ों को पढ़ने का, समझने का पूरा मौका भी है.
राइट। सो अगर आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, हम लोग आपके लिए रेगुलरली शाम को 4 बजे आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। द सेशंस आर गोइंग ऑन फॉर एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। इट इज़ लाइक कि आप जाकर हमारे पोर्टल पर देख सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम इन सब की PDF डाल रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पोर्टल के ऊपर हमारे भी लाइव क्लासेस फॉर द पेड क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन। 7 डे ट्रायल में जो भी लाइव क्लास चल रही होगी आप उसको साथ में रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। सो ये है उसकी इंफॉर्मेशन। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो फर्दर अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल ऑन 783-777-3651। सो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी। कोई प्रॉब्लम आती है आपको पोर्टल के रिगार्डिंग या आपको क्लास की PDFs के रिगार्डिंग या किसी भी और तरह की दिक्कत आए तो आप इस पर जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लुक फॉरवर्ड टू रिव्यू आर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। उसकी डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो कीप वर्किंग हार्ड गाइज, बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी इज डेफिनेटली अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। सो उसका ब्लेंड सही रखिए ताकि आप इस पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू।